जी, तो अब हमारे पास आरएलसी पैरेलल या रिजेक्टर सर्किट आप देख रहे हैं मौजूद है, और इधर से हम जो फ्रीक्वेंसी देंगे वो इस रिजेक्टर सर्किट को देंगे। और इसे रिजेक्टर सर्किट क्यों बोलते हैं? देखें, पहली बात ये समझें कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये आरएलसी पैरेलल सर्किट हुआ। और नीचे रिजेक्टर क्यों हुआ? रिजेक्टर इस वजह से हुआ कि इस ग्राफ को देखें, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को ये वाला सर्किट रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट करने का ये मतलब है ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये करंट की वैल्यू कम कराता है, तो इस वजह से इसे रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑडियो जनरेटर पे देखें तो एम्पलीट्यूड वैसे ही है जैसे हाफ था, लेकिन इधर अटेनुएटर जो है उसको मैंने -10 पे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इसे 0 पे रखें तो इधर जो करंट है वो इस माइक्रो अमीटर की रेंज से बाहर चला जाता है। इस वजह से इस अटेनुएटर को -10 पे मैंने रखा है। और बाकी वेव फॉर्म साइनोसाइडल ही है, और इधर से 1 वाला बटन ही प्रेस है 10 के ऊपर मौजूद, तो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। और इधर से मैं अब इसे पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे पावर ऑन करता हूँ तो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कितना करंट दे रहा है? ये हमें 40 माइक्रो एम्पेयर का करंट दे रहा है। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कराता हूँ, इसे मैं 500 करता हूँ। 500 कैसे होगी? इधर मैं 10 प्रेस करता हूँ और इधर से मैं कहीं 50 पे ले जाता हूँ, तो ये देखें ये हुआ 500। 500 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितनी वैल्यू इधर दे रहा है करंट की? 30 माइक्रो एम्पेयर। अब मैं इसे 1000 पे ले जाता हूँ। यहाँ से जाते हुए मैं 100 का बटन प्रेस करता हूँ और इधर से 10 पे ले आता हूँ, तो ये बन गया 1000। 1000 के ऊपर ये कितनी वैल्यू देता है? तो 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर ये वैल्यू जो दे रहा है वो 20 माइक्रो एम्पेयर दे रहा है। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कराता हूँ। चेंज कराते हुए ये देखें, ये नीडल पीछे की तरफ आ रही है। यहाँ पे आते हुए ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू के ऊपर ये वाली जो नीडल है यहीं पे रहती है, लेकिन इससे आगे अगर मैं चेंज कराऊंगा तो यहाँ से फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कम अज़ कम वैल्यू है वो कहाँ पे आती है? इधर से मैं एडजस्ट करता हूँ, तो ये जो कम अज़ कम वैल्यू आती है वो आती है कोई 1700 हर्ट्ज़ के ऊपर। तो ये जो 1700 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये करंट की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? मिनिमम वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो कोई 18 माइक्रो एम्पेयर है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, 2400 पे चेक करते हैं। 2000, 2500, 2400, 2400 के ऊपर जब हम चेक करते हैं तो यही वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर पे चली जाती है। और इससे आगे अगर हम 3500 के ऊपर चेक करें तो कितनी होगी? ये देखें, 3500 के ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो 30 माइक्रो एम्पेयर की है। मज़ीद 5000 पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे 5000 के ऊपर जो वैल्यू है वो कोई 33 माइक्रो एम्पेयर की हुई। इससे आगे 7500 के ऊपर हम चेक करते हैं। अगर 7500 हर्ट्ज़ के ऊपर हम जाएं और चेक करें तो हमारी वैल्यू 35 माइक्रो एम्पेयर की हुई। और 7500 से मज़ीद आगे अगर मैं 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करूँ, मीन्स 10,000 हर्ट्ज़, तो उसके ऊपर ये जो वैल्यू है करंट की वो कोई 40 माइक्रो एम्पेयर है। तो इस तरह से हमने 9 वैल्यूज़ ली हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन 1700 हर्ट्ज़ के ऊपर 18 माइक्रो एम्पेयर हमारी कम अज़ कम वैल्यू थी। एक बात और भी आप नोट करें कि इधर अगर हम 10 से आगे गए, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 100 है, इससे आगे गए तो ये देखें 11, 12, 13, 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स 1500। इसी तरह से ये 2000 चलते गए, 1000 से आगे मीन्स चलते गए हम, तो करंट की वैल्यू कम होती गई। इधर से ये 1700 हर्ट्ज़ के ऊपर कम अज़ कम वैल्यू थी, और 1700 हर्ट्ज़ से जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़े तो फिर से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। तो देखें, करंट की वैल्यू फिर बढ़ती गई है। तो कम अज़ कम वैल्यू 1700 हर्ट्ज़ के ऊपर थी, जो कि हमारा फोकल पॉइंट है। तो प्रैक्टिकल के दौरान आरएलसी सीरीज़ या एक्सेप्टर सर्किट जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त एम्पलीट्यूड को हाफ जबकि अटेनुएटर को 0 पे रखा, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ को हमने नोट किया। इसी तरह आरएलसी पैरेलल सर्किट को इस्तेमाल करते हुए एम्पलीट्यूड को हाफ पे जबकि अटेनुएटर ऑफ ऑडियो जनरेटर को -10 पे रखा था, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हमने
डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ को नोट किया। तो अब हम सबसे पहले आरएलसी सीरीज़ या एक्सेप्टर सर्किट को डील करते हैं और फिर हम आरएलसी पैरेलल या रिजेक्टर सर्किट को डील करेंगे। आरएलसी सीरीज़ या एक्सेप्टर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आपके सामने है, जिसमें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे करंट माइक्रो एम्पेयर में है। तो जो डाटा हमने आरएलसी सीरीज सर्किट में लिया था, उस डाटे को जब हमने प्लाट किया तो ये ब्लू कर्व बनी और इसके सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं वही हैं जो हमने नोट किए थे। तो प्रैक्टिकल के दौरान हमने देखा कि 1600 हर्ट्ज के ऊपर जो मैक्सिमम करंट था वो 90 माइक्रो एम्पेयर था, जो कि सर्किट में से पास आउट होता था। इस 90 माइक्रो एम्पेयर्स का अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला जाए तो 63.64 माइक्रो एम्पेयर आता है। तो हमने करंट की इस वैल्यू से ये वाली एक लाइन ड्रा की और इस लाइन ने इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो कि ब्लू वाली है, इसे जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से हमने वर्टिकल लाइंस नीचे की तरफ ड्रा की। तो यहाँ पे देखें तो इस वर्टिकल लाइन के सामने 1100 हर्ट्ज है और इस वाली वर्टिकल लाइन के सामने यहाँ पे 1900 हर्ट्ज है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 कहलाएगी, जो कि इस मैक्सिमम करंट वाली जो फ्रीक्वेंसी है इससे पहले है, और इसके बाद वाली F2 कहलाएगी। F1 1100 हर्ट्ज और F2 1900 हर्ट्ज है। तो यहाँ अगर देखें रेड में तो मैंने लिखा ग्राफ शोज दैट दिस सर्किट एक्सेप्ट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मीन 1600 हर्ट्ज। क्योंकि 1600 हर्ट्ज के ऊपर ये सर्किट मैक्सिमम करंट देता है तो इसका मतलब इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट करता है। इस ही वजह से इस सर्किट का नाम एक्सेप्टर सर्किट है। तो ग्राफ से अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप देखें तो वो 1600 हर्ट्ज है, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम करंट आता है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू देखें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए तो वो तो 2250 हर्ट्ज आती है। तो इनमें इतना फ़र्क क्यों आया? इसमें दो वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि टॉलरेंस ऑफ कंपोनेंट्स वैल्यूज़ के जो कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हूँ असल में वो वैल्यूज़ ना हों। और जो दूसरी वजह हो सकती है वो है मार्किंग ऑफ ऑसिलेटर, मींस ऑडियो ऑसिलेटर या ऑडियो जनरेटर जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसका ट्यूनर ठीक मार्किंग उस ट्यूनर के ऊपर अगर ना की गई हो तो फिर भी इस तरह की गलती आ सकती है, इस तरह की डिफ्लेक्शन आ सकती है इस वैल्यू की अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हम ना तो ये 1600 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं और ना ही हम 2250 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं। इनके इन बिटवीन लें तो 1925 हर्ट्ज जो है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, जिसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे बैंडविड्थ दरअसल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। F2 देखें तो 1900 हर्ट्ज और F1 जो है वो 1100 हर्ट्ज है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखें तो 800 हर्ट्ज का है। क्वालिटी फैक्टर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ पे डिवाइड किया जाता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम ना 1600 हर्ट्ज से ले रहे हैं ना 2250, बल्कि उनका इन बिटवीन 1925 हर्ट्ज। और उसको जब हम डिवाइड करेंगे बैंडविड्थ 800 हर्ट्ज के ऊपर तो 2.4 का क्वालिटी फैक्टर आएगा, जो कि ठीक है, बेहतर है। आरएलसी पैरेलल या रिजेक्टर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व डार्क ब्लू कलर में आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो हमने डाटा नोट किया था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये कर्व जो है वो ड्रॉ की है। एक्स एक्सिस पे उसी तरह फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर करंट। और यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन हमने ब्राइट ब्लू में ली है ये लाइन कैसे आई? यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आई मिनिमम है वो 18 माइक्रो एम्पेयर है, मींस 18 माइक्रो एम्पेयर का मिनिमम करंट हमारे सर्किट में से पास आउट होता था। कब होता था? कोई 1700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो √2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम लें तो 25.45 माइक्रो एम्पेयर बनता है और 25.45 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर हमने ये ब्राइट ब्लू लाइन ड्रा की। इस लाइन ने इस डार्क ब्लू कर्व को जहाँ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, वहाँ से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा की जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पहली लाइन है इस वाली फ्रीक्वेंसी से पहले वो 750 हर्ट्ज के ऊपर है और दूसरी लाइन 3400 हर्ट्ज के ऊपर है।
और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है, ग्राफ शोज दैट दिस सर्किट रिजेक्ट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 1700 हर्ट्ज, कि ये जो डार्क ब्लू कलर का ग्राफ है ये आमतौर पे सेम वैल्यूज़ के ऊपर रहता है, सेम लेवल के ऊपर रहता है, लेकिन ये जो ख़ास फ्रीक्वेंसी है 1700 हर्ट्ज की, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये मिनिमम करंट शो कराता है, मींस इस फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्टर सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट से 1700 हर्ट्ज हमने देखा, क्योंकि उस पर मिनिमम करंट था 18 माइक्रो एम्पेयर का, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2250 हर्ट्ज है। तो इतना जो डिफ्लेक्शन आया, सेम वजूहात हैं कि कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ वही ना हो जो कि लिखी गई हूँ, और ऑडियो ऑसिलेटर की मार्किंग में भी फ़र्क आ सकता है, लेकिन ना हम 1700 हर्ट्ज लेते हैं ना 2250 हर्ट्ज लेते हैं, बल्कि इनका एवरेज लेके इनकी इन बिटवीन वैल्यू लेते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए बैंडविड्थ या क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जो बैंडविड्थ है रिजेक्टर सर्किट की, F2 में से माइनस करें F1 को, 3400 हर्ट्ज में से 750 को माइनस करें तो 2650 हर्ट्ज की बैंडविड्थ है। क्वालिटी फैक्टर को देखें, जहाँ पे हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया बैंडविड्थ के ऊपर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1975 हर्ट्ज को 2650 हर्ट्ज के ऊपर, तो इस तरह से 0.7452 वैल्यू आई क्वालिटी फैक्टर की। एक्सेप्टर या रिजेक्टर दोनों के हवाले से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, इसे आप ज़रूर देखें समझें। देखें, जो एक्सेप्टर या RLC सीरीज सर्किट होता है उसमें तीनों कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए होते हैं। अब जो इस कंपोनेंट की अपोजिशन है करंट के लिए उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जबकि इनकी जो है वो कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उस तरह से वो जो अपोजिशन है करंट के लिए वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं कैपेसिटर और इंडक्टर, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी उस तरह की आगे अपोजिशन। तो RLC सीरीज सर्किट में अगर हम टोटल अपोजिशन निकालना चाहें करंट के लिए तो वो ये होगी जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, और इस इम्पीडेंस को लिखेंगे कि ये बराबर है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, रेजिस्टर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। इन फार्मूला से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती हैं मैग्नीट्यूड में, बट वो अपोजिट होती हैं। तो अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से होती है। अगर इस रिजेक्टर के केस में देखें तो इसमें तीनों कंपोनेंट्स जो हैं कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, और इनमें जो इम्पीडेंस का फार्मूला है आमतौर पे इसे हम इस तरह से करते हैं, 1/Z इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/XC प्लस 1/XL, जो कि फार्मूला कुछ इस तरह का बनता है Z के लिए। लो फ्रीक्वेंसी पे देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी। इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे इस तरह होगा, उलट होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अजीबोगरीब वाक़या रूनुमा होता है ये कि ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं कैपेसिटर और इंडक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ डील करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये जो सर्किट है ये LC ऑसिलेटर सर्किट बन जाता है। LC ऑसिलेटर सर्किट का ये मतलब है कि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज होने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करेगा, और करंट जो है वो अगर इस तरह से चलेगा तो इंडक्टर उसकी मुखालफत करेगा, बैक EMF पैदा होगी, और लेंज़ लॉ के मुताबिक ये चाहेगा कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। इस तरह से कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज था वो डिस्चार्ज भी होगा और फिर अपोजिटली चार्ज होगा। इस तरह से कैपेसिटर चार्ज भी होता रहेगा, डिस्चार्ज भी होता रहेगा, और करंट जो है वो यहाँ से बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा।
कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स जो हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड होती रहेंगी और ये एक एलसी ऑसिलेटर आज़ाद हो जाएगा इस सर्किट से। तो आरएलसी पैरेलल या रिजेक्टर सर्किट के केस में ये जो टोटल इम्पीडेंस होती है वो टोटल इम्पीडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। इसी तरह से ये जो एक्सेप्टर सर्किट है इसमें भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होती है। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे इम्पीडेंस को हम मिनिमम कंसीडर करते हैं जबकि यहाँ पे हम इम्पीडेंस को मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, क्यों? तो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है थोड़ा सा कि जब n इक्वल रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं तो उस वक्त क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। लेकिन पैरेलल के केस में इस तरह नहीं होता। पैरेलल के केस में अगर n इक्वल रेजिस्टर्स लगे हुए हों पैरेलल एक दूसरे के तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R को डिवाइड करने पे आती है उस नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर जो कि पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों केसेस को। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखें तो ये दोनों कंपोनेंट्स अलग हो गए, रेजिस्टेंस की वैल्यू रह गई। लेकिन अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना होती तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती और यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होती तो फिर इस रिलेशन के ज़रिए से आप देख लें कि फिर जो इम्पीडेंस होती है सर्किट की वो इम्पीडेंस कम होती एज कंपेयर टू इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें मैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो उस वक्त इसकी जो रिएक्टेंस है वो तो कम हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाती है, लेकिन ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर हो गई। तो अब आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे इम्पीडेंस की इस सर्किट में वो कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि R/2 मीन्स अगर R 10 ओम है तो R/2 मीन्स 5 ओम आपके पास आएगी। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्योंकि ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, एलसी ऑसिलेटर का काम शुरू कर देते हैं, तो अब जो हमारी इम्पीडेंस रह जाती है वो रेजिस्टर की वजह से रह जाती है। तो वो देखें अब इम्पीडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितनी होगी? वो 10 ओम होगी। तो आप मुझे बताएं 10 ओम बढ़ा के 5 ओम, 10 ओम। इस वजह से ये जो इम्पीडेंस है ये मैक्सिमम कंसीडर की जाती है कहाँ पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से हट के जो इम्पीडेंस इस सर्किट में होती है वो इम्पीडेंस कम होती है।